श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं कल हमने SYBA सेमेस्टर 4 गोन टू हिंदी दिव्या की समीक्षा भाग 3 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम दिव्या की समीक्षा भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हमने जो देश काल और वातावरण के बारे में अभ्यास किया था, लास्ट में हमने जो देखा था कि भोलानाथ ने लिखा था कि उपन्यास में जो तत्व की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए रक्त और मांस की जो आवश्यकता है, इसी तरह वातावरण के बिना उपन्यास भी नहीं लिखी जाती और कहानी नहीं लिखी जाती। वहाँ तक पहुँचे थे। हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। दिव्या बौद्धकालीन कल्पना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके पात्र तो काल्पनिक है किंतु वातावरण ऐतिहासिक है। दिव्या में से वातावरण को हटा देने पर उपन्यास की ऐतिहासिक की समाप्त हो जाती है। वातावरण के द्वारा ही इस उपन्यास में बौद्धकालीन समाज का चित्रण है। वातावरण को सफल बनाने के लिए यशपाल ने पात्रों के नाम, आभूषण, संबोधन, शिष्टाचार, उपाधि, उपधान, खान पान तथा इनकी सूचक प्राचीन शब्दावली, वाद्य, नृत्य, युद्ध, उत्सव, अस्त्र शस्त्र, राज्यों के नाम आदि सब का वर्णन उसी युग की पृष्ठभूमि में किया है। तो यहाँ जो देश काल और वातावरण है, इसके अनुरूप दिव्या में जो बौद्धकालीन कल्पना की और ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको बतलाया है। तो यहाँ जो पात्र है वो भी काल्पनिक है किंतु वातावरण ऐतिहासिक है। और दिव्या में वातावरण को हटा देने पर उपन्यास ऐतिहासिक ही समाप्त हो जाती है, इसलिए वातावरण इतना ही जरूरी है। वातावरण के द्वारा ही इस उपन्यास में बौद्धकालीन समाज का चित्रण भी अंकित किया जा सकता है। और वातावरण को सफल बनाने के लिए यशपाल ने पात्रों के नाम भी और आभूषण भी ऐसा ही रखा है। शिष्टाचार भी है, उपाधि, उपदान भी है, खान पान तथा इनकी सूचक प्राचीन शब्दावली का भी वर्णन किया है। वाद्य हो, नृत्य हो, युद्ध हो, उत्सव हो, अस्त्र शस्त्र हो, कोई भी राज्यों के नाम आदि सब का वर्णन उसी युग का पृष्ठभूमि में किया गया है। दिव्या के देश काल के विषय में कुछ असंगतियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित भी हुआ है। दिव्या की कथा ईस्वीसन पूर्व 2वीं शताब्दी से संबंध रखती है। घटना चक्रों का प्रमुख केंद्र सागल है। सागल में गणतंत्र व्यवस्था है। यह इतिहास सम्मत नहीं क्योंकि सामाजिक संघर्ष, राजतंत्र शासन प्रणाली में बहुत सी ऐसी समस्याओं को उठाना संभव न था। तो यहाँ दिव्या देश काल के विषय में जो कुछ असंगतियों और पाठकों को ध्यान को आकर्षित भी करती है। और दिव्या की कथा में जो 2वीं शताब्दी का संबंध रखती है। इस घटना चक्र में प्रमुख केंद्र सागल भी है और सागल में गणतंत्र व्यवस्था भी है। यह इतिहास सम्मत नहीं है क्योंकि सामाजिक संघर्ष, राजतंत्र शासन प्रणाली में भी बहुत सी ऐसी समस्याओं को उठाना संभव भी न था। पृथुसेन और रुद्रधीर से अंतर्गत जिस नृत्य में लड़कियां भी सम्मिलित की गई है, वह आज के युगल नृत्य की छाया लिए है। इतिहास इस बात की भी स्वीकृति नहीं देता। कुलीन नारियों को इस नृत्य में सम्मिलित करना आश्चर्यजनक है। तो यहाँ जो देश काल वातावरण में पृथुसेन और रुद्रधीर की जो इसके साथ जो नृत्य में लड़कियां को सम्मिलित की गई है, तो आज के युगल नृत्य की छाया भी लिए रखी है और इतिहास की इस बात की स्वीकृति भी नहीं देता। कुलीन नारियों को इस नृत्य में सम्मिलित करना आश्चर्यजनक भी है। तो सारिका के मुख से उच्चरित श्लोक न्यायपथः प्रवचलित पदः न धीरा की रचना ईशा के बाद हुई है। अतः तत्कालीन पात्र इस श्लोक को किसी प्रकार कहा जा सका। कुछ शब्दों का प्रचार यशपाल ने समय से पूर्व किया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त असंगतियाँ अवश्य सदोष हो किंतु प्रतिभाग की दृष्टि से उपन्यास पूर्णतः निर्दोष है। यशपाल ने तत्कालीन समाज को आत्मा की गहराई से देखा है। सभी त्रुटियों के होते हुए भी उन्होंने इस काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट की है। देश काल का व्यवहारिक पक्ष कुछ दुर्बल अवश्य है पर उसका भावात्मक सत्य सभी रूपों में सबल है। तो यहाँ तो
ऐतिहासिक दृष्टि से असंगतियों की जो बात की गई है और उपन्यास पूर्णतः निर्दोष भी है ऐसा भी बतलाया है यशपाल ने। और यशपाल ने समाज तत्कालीन समाज को जो आत्मा की गहराई से जो देखा है, सभी त्रुटियों को के होते हुए भी उन्होंने इस काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट रूप से देशकाल और व्यावहारिक पक्ष कुछ दुर्बल अवश्य है, परंतु भावात्मक सत्य सभी रूपों में सबल है। इस तरह देशकाल व वातावरण का महत्व बतलाया है। बाद में भाषा शैली के बारे में देखें। भाषा शैली उपन्यास का एक तत्व है। महेंद्र भटनागर के अनुसार यशपाल की भाषा शैली में संस्कृत और पाली के शब्दों का प्रयोग भी विशेष चमत्कार उपस्थित करता है। इससे शैली में कोई जटिलता नहीं हुई है। चित्रण में सांस्कृतिक गरिमा के साथ साथ प्रवाह का गुण भी विद्यमान है। दिव्या में जगह जगह कलात्मक शैली ने विवरण में और भी आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। यथा अंशु का मस्तक ऐसे गूंज उठा जैसे मृदंग पर सहसा पूरी थाप आ पड़ी हो। तो यहाँ भाषा शैली में जो महेंद्र भट्टागर ने बताया है कि यहाँ यशपाल की जो भाषा शैली है वो संस्कृत भी बतलाई है और पाली शब्दों का भी उपयोग किया है। चमत्कार उपस्थित करता भी है। इसमें शैली में कोई जटिलता नहीं है। चित्रण भी सांस्कृतिक गरिमा के साथ साथ प्रवाह का गुण भी विद्यमान देखने को मिलता है। तो यहाँ दिव्या में जगह जगह कलात्मक शैली से विवरण भी और आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। जैसे अंशु का मस्तक, अंशु यानी दिव्या, गूंज उठा ऐसे मृदंग पर सहसा पूरी थाप आ पड़ी है। तो ऊंची लंबी नाक के नीचे मुशे दो विषुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी हुई। तो उपन्यास में लेखक की अपनी और पात्रों की दोनों ही प्रकार की भाषा प्रयुक्त हुआ करती है। ऐतिहासिक उपन्यास में तो देशकाल चित्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण भाषा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सफल भाषा वही होती है जो उपन्यास की कथा काल और पात्रों के अनुरूप हो। तो यहाँ जो भाषा शैली की बात की गई है, तो यह लेखक उपन्यास को ध्यान में रखते हुए जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो ऐतिहासिक उपन्यास में देशकाल चित्रण के साथ साथ महत्वपूर्ण साधन के रूप में भाषा को भी महत्व स्थान दिया गया है। और सफल भाषा वही होती है जो उपन्यास की कथा और काल के आधार पर और पात्रों के आधार पर भाषा का उपयोग किया गया हो। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने जो देशकाल और वातावरण और भाषा शैली के बारे में अभ्यास किया भाग 4 के बारे में। कल हम हिंदी दिव्या उपन्यास समीक्षा भाग 5 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।